हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। तो जैसा कि आप सब जानते ही हैं, मेरा नाम नंदन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है कार्बन एवं उसके यौगिक। गाइस, 4th चैप्टर हमने पूरे पार्ट 3 में कवर किया है और ये वीडियो पार्ट 1 होने वाला है। और इस वीडियो हम समझेंगे कार्बन तथा हाइड्रोकार्बन का परिचय, यानी कि हम पार्ट 1 में सीखेंगे कार्बन और हाइड्रोकार्बन के बारे में। इसके हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे, इनके कुछ परिचय के बारे में जानेंगे। गाइस, ये पूरी सीरीज हिंदी मीडियम होने वाला है। यदि आप हमारे पिछले 3 चैप्टर भी देखना चाहते हैं तो मैं पूरी प्लेलिस्ट का लिंक ऊपर आई बटन पर या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स, मेरा आपसे वादा है, अगर आप हमारे पूरे सीरीज चैप्टर 4 का पूरा सीरीज है 3 पार्ट्स में, अगर आप ये पूरा एंड तक बिना स्किप करे देखेंगे तो चैप्टर 4 आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। इस चैप्टर से आपको कोई भी डाउट्स नहीं बचेंगे। और यदि आपको फिर भी कोई डाउट्स होता है इस चैप्टर से, तो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क करें। हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारा यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन एवं उसके यौगिक। यानी जो हमारा कार्बन है वह क्या है, वह एक अधातु है। कार्बन एक अधातु है। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि कार्बन एक अधातु है और इसका सिंबल, जिसका प्रतीक होता है, वो क्या होता है, वो होता है C। साथ ही साथ जो हमारा कार्बन है, कार्बन भूपट्टी में यानी कि जमीन के ऊपर कार्बन की मात्रा कितनी है, 0.02%। और जो वायुमंडल है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, वह है 0.03%। यानी कि 0.02% धरती पे है और 0.03% वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में स्थित है। और साथ ही साथ जितने भी सजीव, पौधे और जंतु है, इन सब का जो शरीर है वह कार्बन यौगिक से ही बना हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, कार्बन में सहसंयोजी आबंध। यानी जो हमारा कार्बन है उसकी परमाणु संख्या कितनी होती है, वह होती है 6। और इसकी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, कुछ कक्ष होते हैं जैसे K, L, इन टाइप से कुछ कक्ष होते हैं और इनमें क्या है, कुछ फिक्स इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। जैसे कि K कक्ष में आते हैं 2 और L में कितना आता है, 8। तो यानी जो हमारा कार्बन है, कार्बन के कितने हैं इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन में है टोटल 6। तो K कक्ष में कितना जाएगा, K में अगर 2 चला गया तो बाकी के जो बचे 4 है, यानी 2 माइनस करते हैं कितने बचेंगे, 4। तो ये जो 4 इलेक्ट्रॉन्स बचे हैं ये कहाँ जाएगा, अगले कक्ष में, यानी कि L कक्ष में। चलिए आगे देखते हैं। कार्बन का उत्कृष्ट गैस विन्यास। यानी जो हमारा कार्बन है, कार्बन एक चतुर्संयोजी है। यानी कार्बन एक चतुर्संयोजी है। यह ना तो C4+ आयन बनाता है, ना ही C4-। यानी जो कार्बन है, कार्बन ना तो अपना 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है किसी और से, और ना ही 4 इलेक्ट्रॉन खोकर C4- आयन बना सकता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो हमारा L कक्ष है, L कक्ष में कार्बन पास कितना है इलेक्ट्रॉन, 4। और L कक्ष को पूरा करने के लिए कितना चाहिए होता है, वह चाहिए होता है 8, यानी कि 8। तो कितना कम है कार्बन पास, अभी भी 4 और इलेक्ट्रॉन्स कम है। यानी जो कार्बन है हमारा, कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन किसी से ग्रहण करके अपना L कक्ष को पूरा करेगा और ना ही ये अपना L कक्ष वाला 4 इलेक्ट्रॉन्स खो सकता है। अर्थात कार्बन ना तो C4+ आयन बनाता है, ना ही C4-। आइए क्या कह रहा है, कार्बन अपने अन्य परमाणु अथवा तत्वों के साथ साझेदारी कर आबंध बनाता है। यानी कार्बन क्या करता है, कार्बन अपने दूसरे परमाणु या फिर तत्व के साथ अभिक्रिया करके, यानी कि उनके साथ साझेदारी करके क्या करता है, वह आबंध बनाता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है, एक ही प्रकार या विभिन्न प्रकार के परमाणुओं के इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से बने आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते हैं। यानी एक ही प्रकार या फिर विभिन्न प्रकार के परमाणुओं से जो इलेक्ट्रॉन साझेदारी का आबंध बनता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहसंयोजी आबंध, यानी कि मिलजुल कर बना हुआ आबंध। और उदाहरण में क्या बताया है, हाइड्रोजन,
ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सभी क्या है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी आबंध है। यानी ये सारे सहसंयोजी आबंध जो है हमारा, उनका एक उदाहरण है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है, H2 यानी कि हाइड्रोजन का आबंध कैसा होता है। जब देखिए एक H यानी कि एक H में कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरा H यानी कि दूसरा इलेक्ट्रॉन। जब ये दोनों अभिक्रिया करते हैं तो क्या करता है, एक सहसंयोजी आबंध बना लेता है, और फिर मिलके क्या होता है, देखिए दोनों के इलेक्ट्रॉन बता रहा है यहाँ पे। जब दोनों मिल गया तो अब हमारा क्या बनेगा, H2 आबंध। यानी कि जब H और H मिल गया इसे हम क्या कहते हैं, हाइड्रोजन एकल आबंध। एकल आबंध क्या होता है, देखिए आप नीचे देख रहे होंगे, जो हमारा H और H है इनके बीच में एक डंडा है, एक डंडा यानी कि एकल आबंध, दो डंडा अर्थात द्विआबंध, और तीन डंडा हो तो त्रिआबंध। और राइट साइड में देखिए क्या है, राइट साइड में दिया गया है हमारा ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन में क्या होता है, ऑक्सीजन आपने देखा होगा कैसे लिखते हैं हम, O2, अर्थात जो हमारा ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यानी कि जब दोनों का अर्थात एक O का 6 इलेक्ट्रॉन और दूसरे O का 6 इलेक्ट्रॉन जब आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारा जा क्या मिलता है, ऑक्सीजन। अर्थात ऑक्सीजन जो है हमारा वह एक द्विआबंध है। चलिए आगे देखते हैं। अगला नाइट्रोजन। नाइट्रोजन यानी कि N2, और एक N में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, वह होते हैं 5, तो दूसरे में भी 5 होगा। जब इन दोनों के बीच साझेदारी करवाई जाती है तो क्या होता है, देखिए 5 यानी 5 का 2 इधर रह गया इलेक्ट्रॉन, 2 इसके इलेक्ट्रॉन इधर रह गए, और बीच का जो 3 है वह दोनों मिल जाएंगे। अर्थात दोनों का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वह मैच हो मिल जाएगा, अर्थात दोनों का जो 3 इलेक्ट्रॉन है वह मिलेंगे, और इसे हम क्या कहते हैं, त्रिआबंध। अर्थात जो नाइट्रोजन है वह एक त्रिआबंध बनाते हैं। त्रिआबंध मतलब जिसमें 3 लाइन्स हो, और देखिए यहाँ पे आप N और N के बीच में 3 लाइन्स दिखाए गए हैं। अर्थात जो हमारा नाइट्रोजन है वह एक त्रिआबंध होता है। आगे देखिए क्या है, अगला है हमारा जल अर्थात H2O। ये क्या होता है, देखिए मैंने आपको ऊपर बताया, जो हमारा H है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 1, तो दूसरे H में भी कितना होगा, 1, और ऑक्सीजन में कितने होते हैं, 6। अर्थात जब इनके बीच साझेदारी करवाई जाएगी तो क्या होगा कि इसका इलेक्ट्रॉन है कि एक H का इलेक्ट्रॉन्स, दूसरे H का इलेक्ट्रॉन्स, और बीच में जो हमारा O है इनका इलेक्ट्रॉन्स आपस में साझेदारी करके, और ये बनाएगा एक एकल आबंध। अर्थात जो जल है हमारा वह एक एकल आबंध बनाते हैं। आशा करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा सहसंयोजी यौगिक के भौतिक गुण। यानी जो सहसंयोजी यौगिक है उनका भौतिक गुण क्या होता है कि उन यौगिकों का गलनांक एवं क्वथनांक क्या होता है, कम होता है। गलनांक यानी वह टेम्परेचर जिसपे कोई ठोस पदार्थ पिघलकर पानी के फॉर्म में, द्रव के फॉर्म में आना शुरू हो जाए, उनको हम गलनांक कहते हैं। और क्वथनांक जिसमें कोई द्रव पदार्थ वाष्प होकर उड़ना शुरू कर दे, उसको हम क्या कहते हैं, क्वथनांक। यानी वह टेम्परेचर जिस पर कोई द्रव उबलना शुरू कर दे उनको हम क्वथनांक कहते हैं। आगे देखिए क्या बता रहे हैं, जो हमारा सहसंयोजी आबंध है वह विद्युत का कुचालक होता है, क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनों के बीच कोई आवेशित कण नहीं होते हैं। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए क्या बता रहा है, कार्बन के सर्वोत्मुखी प्रकृति। पहला क्या कह रहा है, श्रृंखलन। यानी कार्बन परमाणुओं के सहसंयोजी आबंध बनाकर एक दूसरे से एकल, द्वि या त्रि आबंध द्वारा जुड़े हो सकते हैं। इसे ही हम श्रृंखलन कहते हैं। यानी जो हमारा कार्बन है, कार्बन एक दूसरे के साथ कैसे जुड़ा होता है, या तो एक आबंध की मदद से, या द्वि आबंध की मदद से, या फिर त्रि आबंध के मदद से। और ये तीनों के बारे में मैंने आपको पीछे ही बताया था। एकल आबंध जिसमें एक लाइन हो, द्वि आबंध जिसमें डबल लाइन हो, और त्रि आबंध जिसमें 3 लाइन हो। अर्थात जो हमारा कार्बन है, कार्बन एकल, द्वि और त्रि तीनों आबंध से क्या होता है, एक दूसरे के साथ जुड़े हो सकते हैं। और इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम श्रृंखलन कहते हैं।
अगला क्या है, चतुर संयोजकता, अर्थात कार्बन की संयोजकता 4 है। इसके कारण कार्बन 4 अन्य कार्बन परमाणु एक संयोजी परमाणु ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध नहीं बना सकता। क्यों? क्योंकि जो कार्बन का परमाणु संयोजकता है वह कितना है, वह 4 ही है, जिसके कारण कार्बन ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और सल्फर के साथ आबंध नहीं बना सकता। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा हाइड्रोकार्बन, यानी हम यहाँ देखेंगे अब हाइड्रोकार्बन का एक चार्ट। अर्थात जो हमारा हाइड्रोकार्बन है वह कितने प्रकार के होते हैं, वह 2 टाइप्स होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। पहला संतृप्त और दूसरा असंतृप्त। और जो संतृप्त है उसमें क्या होता है, वह एकल आबंध होते हैं। जो संतृप्त होता है वह एकल आबंध होता है, जबकि असंतृप्त में क्या होता है, द्वि और त्रि आबंध होते हैं। वही जो एकल आबंध है उनका उदाहरण क्या है, उनका उदाहरण एक बता रखे हैं यहाँ पे हमें, एल्केन। और जो द्वि आबंध है उसका उदाहरण क्या होता है, एल्कीन। और त्रि आबंध का एल्काइन। आशा करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और गाइज, यदि हमारे किसी भी फ्रेंड्स या दोस्त को हमारे किसी भी चैप्टर या वीडियो का नोट्स चाहिए होगा तो हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, यानी हर एक वीडियो जो भी वीडियो हम बनाते हैं उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक देते हैं। आप वहां जाकर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला क्या है, संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक। यानी अब हम देखेंगे संतृप्त और असंतृप्त कार्बनिक यौगिक के बारे में। अर्थात देखिए कार्बन और हाइड्रोजन के जो यौगिक होता है उनको ही हम क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। और हाइड्रोकार्बन मैंने आपको पीछे बताया 2 प्रकार के होते हैं, संतृप्त और असंतृप्त। संतृप्त में क्या होता है, संतृप्त एकल आबंध बनाता है, जबकि असंतृप्त द्वि और त्रि आबंध बनाता है। जैसे देखिए सिंगल आबंध, यानी कि एक लाइन दिखाया गया होगा, आपको देख रहे होंगे सी और सी के बीच में एक लाइन दिख रहा है, यानी कि कार्बन के यौगिक के बीच में सिंगल आबंध दिख रहा है, इसे हम कहते हैं एकल आबंध। वहीं अगले में जो द्वि आबंध है उसमें आप देख रहे होंगे बीच में 2 आबंध दिख रहे हैं, 2 लाइन दिख रहे हैं, अर्थात इसको हम कहते हैं द्वि आबंध। और जिसमें 3 डंडे दिख रहे हैं, 3 लाइन दिख रहे हैं, इनको हम कहते हैं त्रि आबंध। आगे संतृप्त का उदाहरण क्या होता है, एल्केन। मैंने आपको पीछे बताया था कि संतृप्त का उदाहरण एल्केन होता है। और इसका एक यहाँ पर फॉर्मूला दिया गया है, क्या है, CnH2n+2। यानी ये एक फॉर्मूला है, इसके बारे में हम आगे डिटेल में जानेंगे। अभी आप यहाँ देख लीजिए, जो हमारा एल्केन है इनका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n+2। और जो हमारा द्वि आबंध होता है, द्वि आबंध में क्या होता है, एल्कीन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। यानी जितना C होगा उनके 2 गुना ज्यादा H होगा। आगे त्रि आबंध में क्या होता है, उनका उदाहरण होता है हमारा एल्काइन। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n-2। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे है हमारा, जो हमने अभी पीछे पढ़ा हाइड्रोकार्बन के बारे में, उनके कुछ नाम्स के बारे में देखते हैं। और पहला क्या है, पहला है हमारा मिथ। यानी मिथ को जब हम एल्केन के लैंग्वेज में बोलेंगे तो इसमें जो हमारा एन वर्ड है वह लास्ट में जुड़ जाएगा। यानी कि एल्केन में एन जुड़ता है, एल्कीन में इन जुड़ता है और एल्काइन में आइन जुड़ता है। यानी जब हम मिथ में, यानी कि मिथ में एन जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, मीथेन। और इथ, अगला है हमारा इथ। जब हम इथ में एन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, इथेन। वहीं जब इथ में हम एल्कीन में जोड़ेंगे, यानी कि इन जोड़ेंगे, तो क्या बनेगा, वह बनेगा हमारा एथीन। और जब हम एल्काइन जोड़ेंगे तो हमारा लास्ट में क्या जुड़ना था, आइन, यानी कि क्या बनेगा, एथाइन। अगला है हमारा प्रोप। यानी प्रोप को जब हम एल्केन की भाषा में बोलेंगे तो क्या जोड़ेंगे, एन। क्या बना, प्रोपेन। जब एल्कीन में जोड़ेंगे तो हम इन जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, प्रोपीन। और जब प्रोप को हम
एल्काइन में जोड़ेंगे तो लास्ट में हम क्या जोड़ेंगे, आइन, अर्थात क्या बनेगा, प्रोपाइन। आगे है हमारा ब्यूट। ब्यूट को जब हम एन में जोड़ेंगे तो वो बनेगा ब्यूटेन। वहीं जब ब्यूट को एल्कीन में जोड़ेंगे तो बनेगा ब्यूटीन, और जब ब्यूट को एल्काइन में जोड़ेंगे तो बनेगा ब्यूटाइन। नेक्स्ट पेंटेन। पेंटेन, इसको जब हम एल्केन में जोड़ेंगे तो ये हमारा बनेगा पेंटेन। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं एल्केन के बारे में। आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन और पेंटेन, अर्थात ये सारे किसके थे, एल्केन के उदाहरण। अब देखिए जो हमारा मीथेन होता है इसका फॉर्मूला यानी जो आणविक सूत्र है वो क्या होता है, वह होता है CH4, अर्थात जो हमारा मीथेन है उनका आणविक सूत्र क्या होता है, CH4। और जब हम इसकी संरचना बनाएंगे तो वह कैसा बनेगा, तो देखिए यहाँ पे बीच में C रहेगा और इसके चारों तरफ एकल आबंध, और चारों तरफ हम यानी 4 H थे तो हम H लगा देंगे, अर्थात ये क्या बना, मीथेन का संरचना सूत्र यानी कि CH4। अगला इथेन। इथेन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H6, यानी कि आप देख सकते हैं C2 यानी बीच में हम देखिए 2 C लगा हुआ है, अर्थात C2 और H6 यानी कि इनके चारों तरफ आप देख सकते हैं एकल आबंध से 6 बार H जोड़े गए हैं, यानी कि ये हमारा बना इथेन का फॉर्मूला C2H6। नेक्स्ट है हमारा प्रोपेन। प्रोपेन यानी कि C3H8, और इसको आप देख सकते हैं जो हमारा बीच में है C वह है 3 टाइम यानी C3, और H कितना है 8 बार यानी 3 ऊपर 3 नीचे और 1 आगे पीछे, अर्थात 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि जो हमारा प्रोपेन है उसका फॉर्मूला होता है C3H8, और जो हमारा इसका सूत्र होता है वह कैसा बनता है, ऐसे। अगला ब्यूटेन। ब्यूटेन यानी कि C4H10, अर्थात इस बार हम C को 4 बार रखेंगे और इनके चारों तरफ एकल आबंध से H जोड़ देंगे यानी हाइड्रोजन को जोड़ देंगे, तो हमारा क्या बनेगा, ब्यूटेन का संरचना सूत्र। नेक्स्ट पेंटेन। पेंटेन यानी कि C5H12, अर्थात हम इस बार C को 5 टाइम्स रखेंगे और इनके चारों तरफ में H जोड़ देंगे, तो आप देख सकते हैं ये H की संख्या कितनी हो जाएगी, देखिए 5 ऊपर है 5 नीचे यानी 10 और 2 है इसके आगे पीछे में, यानी कि टोटल हो गए 12। गाइस जो ऊपर मैंने एल्केन का आपको फॉर्मूला दिखाया था वो फॉर्मूला क्या था, वह था CnH2n+2। तो वो फॉर्मूला यहाँ देखिए एक बार पुट करके क्या हो रहा है, जब Cn यानी n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जब C 1 था तो H कितना होगा, n के 2 गुना प्लस 2 ज़्यादा, अर्थात जब C 1 है तो n कितना होगा, इसके 2 गुना, यानी कि 1 को जब हम 2 से गुना कर देंगे तो बनेगा 2 और प्लस में 2 और जोड़ना था तो टोटल कितने हो गए 4, अर्थात इलेक्ट्रॉन की संख्या H का जो है 4 होगा। नेक्स्ट जब C यानी कि 2 है तो यानी n 2 हुआ, जब n की संख्या 2 है तो H कितना होगा, H होगा, इसको हम 2 से और जो गुना कर दें और इसमें प्लस 2 और कर दें तो कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 और 2 6, तो आप देख सकते हैं जो हमारा H है वह 6 है। नेक्स्ट जब 3 यानी कि C3 हो गए तो कितना होगा, अब हम 3 को 2 से गुना करके और 2 और ऐड कर देंगे, यानी 3 दूनी 6 और 6 और 2 8, तो आप देख सकते हैं H कितना है 8। नेक्स्ट जब 4 है C तो 4 को हम 2 से गुना करेंगे और इसमें प्लस 2 और कर देंगे, यानी 4 दूनी 8, 8 और 2 10। आगे जब C 5 है तो कितना होगा, 5 × 2
प्लस में 2, यानी 5 दूनी 10, 10 और 2 12, अर्थात H हो गया हमारा 12। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं एल्कीन का चार्ट। देखिए यह है हमारा एल्कीन का चार्ट, यानी कि द्विआबंध वालों का। इसमें क्या था, पहले है हमारा एथीन। एथीन का फॉर्मूला क्या होता है, C2H4, अर्थात C हम 2 बार रखेंगे और ये एक द्विआबंध है तो हम इसमें 2 आबंध लगाएंगे। आप देख सकते हैं C और C के बीच में द्विआबंध है और इसमें H4 है, यानी कि हम इसके चारों तरफ H लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं ऊपर नीचे और ऊपर नीचे, यानी कि टोटल 4 H हुए। नेक्स्ट है हमारा प्रोपीन, यानी C3H6। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा C का संख्या है वह है 3 और H कितने हैं, 2 ऊपर है 3 नीचे, यानी कि 3 और 2 5 और 1 ये 6। नेक्स्ट है हमारा ब्यूटीन। ब्यूटीन यानी C4H8, अर्थात जो हमारा C है वह 4 टाइम लेंगे और द्विआबंध है तो हम इसमें द्विआबंध लगाएंगे और जो हमारा H है वह 8 है तो इनके चारों तरफ हम जो है वह H लगाएंगे एक आबंध से, यानी हमारा क्या बना, ये हमारा बना ब्यूटीन का संरचना। और ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या था, वह था हमारा CnH2n, यानी जितना C होगा उसके दुगना H होगा। तो आप देख सकते हैं जब C 2 था तो H कितना है 4, जब C 3 हुआ तो H की संख्या कितनी हो गई 6, और वहीं जब C की परमाणु संख्या 4 हो गई तो H का कितना हुआ, H का हो गया 8। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। चलिए अब हम देखते हैं एल्काइन को, अर्थात त्रिआबंध वालों को। देखिए एल्काइन यानी पहला हमारा क्या था, एथाइन, अर्थात C2H2, यानी कि इसका जो हमारा आणविक सूत्र बनेगा वो क्या बनेगा C2H2। और जब इसका संरचना बनाएंगे यानी संरचनात्मक सूत्र बनाएंगे तो कैसा होगा, ये एक त्रिआबंध है, यानी हम C के बीच में त्रिआबंध लगाएंगे। C2 था तो आप देख सकते हैं 2 ही बार C है और H भी 2 है तो हम एकल आबंध से H2 लगाएंगे, यानी एक लेफ्ट साइड में और एक राइट साइड में। अगला प्रोपाइन, अर्थात C3H4, यानी कि इस बार जो हमारा C है वह 3 टाइम्स होगा और त्रिआबंध है तो हमने त्रिआबंध लगा दिया। उसके बाद जो हमारा H4 है वह हम इनके चारों तरफ लगाएंगे तो वह कितने हो गए C3H4। नेक्स्ट ब्यूटाइन, यानी कि C4H6, अर्थात जो हमारा C है इस बार वह 4 होगा और इनके ऊपर नीचे जो हमारा वह है H होंगे। अब देखिए जो हमारा एल्काइन था उसका फॉर्मूला क्या था, उसका फॉर्मूला था CnH2n-2, यानी जब n की संख्या यानी C की संख्या जब 2 हुई तो H कितना है, 2 को हम 2 से गुना करके और -2 कर दें, यानी 2 दूनी 4 और 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2, अर्थात H की संख्या भी 2 है। नेक्स्ट जब C 3 हो गया तो कितना होगा H, देखिए 3 × 2 - 2, अर्थात 3 दूनी 6 और -2 कर दिया तो कितना बचा 4, यानी कि H की संख्या 4। जब C 4 हुआ तो क्या होगा 4 × 2 - 2, यानी 4 × 2 = 8, यानी 8, और 8 में से 2 जब माइनस हो गए तो बचे 6, अर्थात आप देख सकते हैं H की संख्या कितनी है 6। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा संरचना के आधार पर हाइड्रोकार्बन, यानी संरचना के आधार पर हम देखेंगे हाइड्रोकार्बन का संरचनात्मक सूत्र। देखिए सीधी श्रृंखला, यानी सीधी श्रृंखला हम किसको कहते हैं, जिसमें सिंगल आबंध हो और सीधे तरीके से बन रहा हो उनको हम कहते हैं सीधी श्रृंखला। जैसे प्रोपेन, अर्थात C3H8, मैंने आपको पीछे बताया कि प्रोपेन का आणविक सूत्र क्या होता है, वह होता है
H8। और इसका जो संरचनात्मक सूत्र है वह कैसे बनता है, वह कुछ इस टाइप का बनता है कि बीच में ट्रिपल टाइम C होता है और इनके चारों तरफ क्या होता है, H लगे होते हैं सिंगल आबंध में। आगे देखते हैं। देखिए अगला है हमारा शाखित श्रृंखला। शाखित श्रृंखला क्या होता है, जिसमें जो हमारा C है वह ऊपर नीचे की तरीके से सेट हो, अर्थात या तो इस डायरेक्शन हो सकता है या फिर इस डायरेक्शन में। देखिए उदाहरण क्या बता रहा है, पेंटेन की संरचना, यानी पेंटेन का फॉर्मूला क्या होता है, वह होता है C5H12 और इसकी संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, वह सीधी श्रृंखला में कुछ इस टाइप का होता है। और यह मैंने आपको पीछे बताया भी था कि यह है हमारा पेंटेन की संरचनात्मक संरचना। और इसमें C कितना है आप देख सकते हैं, जो बीच में हमारा C है वह 5 टाइम्स है और H इसके चारों तरफ 12 टाइम्स है, यानी कि 3 और 2 5, 5 5 10, 11 और 1 12। ये हमारा हो गया सीधी श्रृंखला। इसे ही जब हम शाखित श्रृंखला में बदलेंगे तो कैसे बदलेंगे, देखिए यहाँ हम देखिए क्या है, C 4 टाइम्स है और एक C नीचे आबंध करके दिखाया गया है, यानी कि 4 और 1 5 जो हमारा पेंटेन में होता है, यानी कि C5 और H12, यानी कि देखिए 4 1 5 6 6 और ये 3 9 9 10 11 और ये 1 12, यानी कि H भी पूरा हुआ 12, अर्थात इसको हम कहेंगे शाखित श्रृंखला। और इसे हम क्या कहते हैं, आइसोपेंटेन। यह है हमारा पेंटेन संरचना और यह है हमारा आइसोपेंटेन की संरचना। चलिए आगे देखते हैं। शाखित श्रृंखला में अगला है हमारा नियो की संरचना। नियो देखिए कैसे है, इसमें भी होता है हमारा C5H12, ये भी एक पेंटेन की संरचना ही है। और ये कैसा होता है, देखिए इस बार हम C जो बीच में है वह 3 टाइम्स लेंगे, यानी 3 टाइम। एक C हम आबंध दिखा के नीचे लेंगे और एक C ऊपर, अर्थात C कितने हो गए, 3 4 और 1 5, यानी C 5 था तो C हमें 5 हो गया। अगला है हमारा H12। तब देखिए ऊपर वाले के पास कितने हैं H, 3 टाइम्स, नीचे में भी 3 टाइम्स, यानी 3 और 3 6, बाकी देखिए 2 यहाँ पे है और 2 यहाँ पे, यानी 6 और 4 10 11 और 1 12, अर्थात H12। तो आप देख सकते हैं कि हर एक के पास जो चारों तरफ है वह H दिखाया गया है, यानी हाइड्रोजन की संख्या दिखाया गया है और इसे हम कहते हैं नियो की संरचना। चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है, उपरोक्त 3 उदाहरण में आणविक सूत्र समान है, लेकिन भिन्न भिन्न संरचना वाले ऐसे यौगिकों को संरचनात्मक समावयव कहते हैं। यानी जो हमने ऊपर देखा तीनों एग्जाम्पल, वो क्या होता है, उनके जो आणविक सूत्र है वह आपने देखा कि सेम है। क्या था, C5 और H12, यानी जो इनका आणविक सूत्र है वह सेम था, बट इसके बावजूद भी जो इनका संरचनात्मक सूत्र बना वह 3 टाइप से तीनों का अलग अलग बना। और ऐसे यौगिक जिनका संरचनात्मक सूत्र जो अलग अलग होता है उनको हम क्या कहते हैं, संरचनात्मक समावयव कहते हैं। आगे क्या है, वलय, यानी जो हमारा संतृप्त कार्बन है वह कुछ इस टाइप का सर्कल में दिखेगा सिंगल आबंध के साथ। आपको याद होगा मैंने अभी आपको पीछे बताया जो संतृप्त है उसमें सिंगल आबंध होते हैं, यानी संतृप्त जो हमारा वलय बनेगा वह सिंगल आबंध बनेगा और जो असंतृप्त बनेगा उसमें द्विआबंध के साथ बनेगा, यानी कुछ इस टाइप का सर्कल जैसा। चलिए अब इसका कुछ उदाहरण देखते हैं। देखिए ये है हमारा हेक्सेन। हेक्सेन जिसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12, यानी कि आप यहाँ काउंट कीजिए C कितने टाइम है, 1 2 3 4 5 और ये 6, अर्थात C6 और H कितना है 4 4 और 2 6 6 और ये 4 10 10 और 2 12, अर्थात जो हमारा हेक्सेन का आणविक सूत्र था वह क्या था, C6H12, और वो हमें यहाँ पे प्रूफ हुआ, यानी कि C6 और H
12 ही है। अगला देखिए, अगला है हमारा बेंजीन यानी C6H6 और ये हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और ये है हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब देखिए इसमें क्या है, इसमें द्विआबंध होता है। मैंने आपको पीछे भी दिखाया था, जो असंतृप्त था उसमें द्विआबंध होते हैं और संतृप्त में सिंगल आबंध होते हैं। तो जब हम असंतृप्त में देखते हैं तो ये क्या है, हमारा एक बेंजीन का संरचना है और बेंजीन का आणविक सूत्र क्या होता है, C6H6। तो आप यहाँ देख सकते हैं जो हमारा C है वो कितना है, 3 और 3 6 और हमारा H कितना है, H भी है हमारा 3 और 3 6। यानी जो बेंजीन है उनका फॉर्मूला क्या था, आणविक सूत्र क्या था, C6H6। तो हमारा यहाँ संरचना में भी दिख रहा है C6H6 और यहाँ आप देख सकते हैं जो H है वह एक C को चारों तरफ से घेरा हुआ है। यानी एक क्या इधर से है, एक इधर भी है, एक ऊपर भी है और एक नीचे भी है। आप ऐसे देख सकते हैं इन 6 C के अंदर चारों तरफ से जो हमारा हाइड्रोजन है वह घेरे होंगे। सेम वैसे ही जो हमारा संतृप्त हाइड्रोकार्बन था उनके भी देखेंगे तो आपको चारों तरफ से C घिरा हुआ दिखेगा H से। कैसे, देखिए यहाँ पे हमारा सामने से C को 2 H ने घेर रखा है और पीछे से आप देख सकते हैं आबंध बनाया हुआ है और ये C के साथ भी 2 H है, यानी कि ये इसके साथ भी होगा और इन C के साथ भी 2 H है, तो यानी कि ये दोनों H इन C के साथ भी होगा। अर्थात ये जो 6 C है ये सारे आपस में H के साथ घुले मिले हुए हैं, यानी इनको चारों तरफ से H ने घेर रखे। तो इसी के साथ साथ आपका वीडियो कंप्लीट होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइस, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन जरूर करें। और गाइस, हमारे किसी फ्रेंड या स्टूडेंट को किसी भी चैप्टर या वीडियो का PDF चाहिए होगा, नोट्स चाहिए होगा, तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहां जाकर हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए और हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको वहां नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके और हमसे वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। हम टाइम निकाल कर आपको रिप्लाई जरूर देंगे। तो मिलते हैं किसी और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।